Hello, my cute little neathas. I am Preeti Singh, MBBS third year student, and here I am covering every concept of biology for NEET 2026. Okay, so तुम्हें पता है आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं 2019 के अराउंड मैं जस्ट कोटा गई थी एंड मैं अपने आसपास देखती थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते थे, 20 मिनट 50 क्वेश्चन कर लेते थे। और मैं सोचती थी यार मुझे तो 1 घंटे में से मे बी 20 क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। बट पर मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मैं कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करती रहती थी। और एक टाइम ऐसा आया कि मैं भी 20 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी, ठीक है। तो देखो यार, हमेशा ये चीज़ याद रखना कि अगर आप बेसिकली एवरेज बच्चे हो बट फिर भी आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कर रहे हो तो एक दिन आप सुपर डुपर इंटेलिजेंट हो जाओगे। क्योंकि जो मेहनत होती है ना वो सब कुछ बीट कर सकती है, ठीक है। टैलेंट से ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना है, ठीक है। बेशक तुम एवरेज हो या कैसे भी बच्चे हो, तुम्हारे कितने भी नंबर आ रहे हैं, बट अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो यू कैन बी सुपर डुपर टॉपर। ओके, विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज हम ब्लड ग्रुप देखेंगे। पहला लेक्चर इस चैप्टर का हो चुका है और पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया था और शायद दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को क्लियर। तो इस टाइम मैंने थोड़ा सा खुला खुला लिखा है ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो जाए। तो चलो यार ब्लड ग्रुप देखते हैं। ब्लड ग्रुप 3 तरीके का होता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, दूसरा आरएच ब्लड ग्रुपिंग और तीसरा कुछ अदर ब्लड ग्रुप है जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप, केल ब्लड ग्रुप और लुइस ब्लड ग्रुप। फाइन। तो पहला ब्लड ग्रुप हम डिस्कस करते हैं विच इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अब यार पहली बात तो ब्लड ग्रुपिंग के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहला एंटीजन। एंटीजन समझो क्या होता है। एंटीजन एक प्रोटीन होता है जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीजन आरबीसी में होता है या प्लाज्मा में होता है। तो याद रखना है कि एंटीजन आपके आरबीसी के सरफेस पर होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो आरबीसी के सरफेस पे आपका एंटीजन ए प्रेजेंट है। फाइन। एंटीजन एक प्रोटीन होता है जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक। क्या होता है, एंटीजन के रिस्पेक्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, ठीक। तो एंटीजन इज अ प्रोटीन विच इंड्यूसेस इम्यून रिस्पांस। इम्यून रिस्पांस का क्या मतलब है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी इसके रिस्पेक्ट में। फाइन। ओके, अब यहाँ पे देखो जाहिर सी बात है अगर कोई भी प्रोटीन है तो प्रोटीन को हमको पता है कि प्रोटीन को कौन कोड करता है, जीन्स कोड करते हैं। तो यहाँ पर भी एंटीजन को आपके कोड करता है एक जीन जिसका नाम है 9q34। इतना याद रखना है। वैसे ये कहीं नहीं पूछा जाएगा आपके नीट एग्जामिनेशन में, तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, बट ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा जानने के लिए याद रख लो, ठीक है। ये वाला जो जीन होता है यह आपके एंटीजन ए और एंटीजन बी के लिए कोड करता है। फाइन। अब देखो यार एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मैंने बताया था कि ये भी एक प्रोटीन होता है जो कि आपके प्लाज्मा में निकलता है इन रिस्पेक्ट टू एंटीजन, ठीक है। अब देखो दो तरह के आपके एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अब हम पहले देखते हैं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो कोई बंदा है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके आरबीसी में एंटीजन कौन सा होगा, जो उसका ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन उसके आरबीसी में प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी उसकी बिल्कुल अपोजिट बनेगी। मान लो कोई बंदा है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसकी बॉडी में कौन सा एंटीजन बन रहा होगा, एंटीजन ए। फाइन। जो ब्लड ग्रुप होता है वही उसी बंदे का एंटीजन भी उसके आरबीसी पे प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी उसके जस्ट अपोजिट होती है। अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी बनेगी। फाइन, ठीक। अगर हम इसके जीनोटाइप की बात करें, पहले तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत जीनोटाइप के बारे में बता देती हूँ। देखो यार, हमारी बॉडी में एलिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मान लो कोई जीन है, एक जीन की दो कंट्रास्टिंग फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जीन आई होता है आपके ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में, ठीक। कहाँ पे बताऊं, देखो यहाँ पे बता रही हूँ। कोई जीन आई है, ठीक। यहाँ पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में एक जीन आई है, उसमें उसके 3 एलिस होते हैं, एक आई ए, एक आई बी और एक आई। अब आई और आई भी डोमिनेंट होते हैं, दोनों ही डोमिनेंट है। अगर दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे तो दोनों शुगर प्रोड्यूस करेंगे। फाइन। लेकिन जो आपका ये आई वाला होता है ये कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये रेसेसिव होता है, ठीक है। और ये दोनों डोमिनेटिंग होते हैं। फाइन। तो इसलिए अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करें, अगर कोई बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कौन सा जीनोटाइप प्रेजेंट होगा, आई ए या आई ए और आई। क्योंकि आईए और आईए के केस में भी दोनों ही मतलब दोनों आईए आईए तो सेम ही चीज है,
तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। और आई और आई है तो आई तो रेसेसिव है, ये कोई शुगर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे सिर्फ आई वाला ही शुगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो ए हो जाएगा। फाइन। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछा जाता है कि किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किसको डोनेट कर सकता है, सिर्फ ए वाले को डोनेट करेगा और ए बी वाले को भी दे सकता है। क्यों यार, देखो अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए वाले को तो दे ही सकता है ना, सेम एंटीजन जा रही है तो कोई एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। लेकिन अगर मान लो, जस्ट इमेजिन करो किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है और उसको किसी ने ब्लड डोनेट किया, मान लो किसी बी ब्लड ग्रुप वाले ने डोनेट कर दिया, तो भैया जब दूसरा ब्लड ग्रुप उसकी बॉडी में आएगा तो इस बंदे की बॉडी में जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी बी तो पड़ी हुई है ना, तो वो क्या करेगी, बी एंटीजन को मार देगी जो बाहर का एंटीजन है। इसलिए जो ब्लड ग्रुप ए वाला है वो सिर्फ डोनेट कर सकता है ए और ए बी को, और किससे रिसीव कर सकता है, ए और ओ से। ए से तो रिसीव करेगा क्योंकि सेम एंटीजन आ रहा है, ओ से भी रिसीव कर सकता है क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन होता ही नहीं है। जब कोई एंटीजन ही नहीं होता, कोई दूसरा एंटीजन ही नहीं होता है तो एंटीबॉडी मारेगी किसे, है ना। चलो ये हो गया। अब मैंने सारे यहाँ पे एक टैबुलर फॉर्म में लिख दिए हैं, इसको देख लेते हैं। मान लो किसी बंदे का ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी बॉडी में कौन से जीनोटाइप्स होंगे, IB और IBI, ठीक है। एंटीजन क्या होगा उसके सरफेस पे, बी, एंटीबॉडी ए, शिट मैंने अभी लिख दिया, सॉरी यार, एंटीबॉडी ए ही बनती है, एंटीबॉडी ये बनेगी क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप बी है ना, ठीक है। किस किस को डोनेट कर सकता है ये, बी एंटीजन बी को डोनेट करेगा अगर मान लो कोई बंदा बी ब्लड ग्रुप का है, और ए बी वाले को भी दे सकता है क्योंकि ए बी के पास भी तो बी एंटीजन है ना, तो सेम मतलब जा सकता है। किससे ले सकता है, सिर्फ बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। कोई बंदा ए बी ब्लड ग्रुप वाला है जिसके आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन है, ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, ठीक है। तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, IAIB। पता है ये ना कोडोमिनेंस शो करते हैं, दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे, कोई भी यहाँ पे रेसेसिव नहीं है, ठीक है। दोनों ही डोमिनेटिंग है, दोनों एक दूसरे को मतलब दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे। फाइन। एंटीबॉडी क्या बनेगी, अगर दोनों एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है तो भैया कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है प्लाज्मा में। तो किसको डोनेट कर सकता है, AB वाला सिर्फ AB वाले को डोनेट कर सकता है। फाइन। किस किस से ले सकता है, सबसे ले लेगा क्योंकि इसके पास दोनों ही एंटीजन है, तो A से भी ले लेगा, AB से भी ले लेगा, B से भी ले लेगा और O से भी ले लेगा। O का मतलब कोई एंटीजन आ ही नहीं रहा है, इसलिए AB ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, कि ये सबसे ब्लड ले लेता है, ठीक है, लेकिन देता सिर्फ किसको है, AB वाले को। फाइन। लास्ट ब्लड ग्रुप है O। अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप O है तो जाहिर सी बात है उसका जो जीनोटाइप होगा उसके पास कोई प्रोटीन बनाने वाला कुछ है ही नहीं, तो II ही हो क्योंकि II कोई शुगर बनाता ही नहीं है। फाइन। एंटीजन कौन सा होगा, कोई एंटीजन नहीं होगा क्योंकि ब्लड ग्रुप O है। O का मतलब होता है जीरो, कुछ नहीं, ठीक है, मतलब हम O से रिप्रेजेंट करते हैं बट O का मतलब जीरो होता है। फाइन। एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, कोई भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी तो दोनों बन सकती है ना, ताकि बाहर का कोई भी एंटीजन हम नहीं ले सकते अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप O है तो। किसको डोनेट कर सकता है, ये सबको डोनेट कर सकता है, ये A को, B को, AB को, O को, क्योंकि कोई एंटीजन ही नहीं है, जब कोई एंटीजन बन जा ही नहीं रहा तो कोई एंटीबॉडी, कोई दूसरी एंटीबॉडी बॉडी में बनेगी नहीं। जब कोई दूसरी एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं तो भैया कुछ होगा ही नहीं। तो किससे ले सकता है यार, बहुत दिक्कत होती है जिन भी लोगों का O ब्लड ग्रुप होता है क्योंकि वो सिर्फ O ब्लड ग्रुप वाले से भी ले सकते हैं। और पता है सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होती है, O नेगेटिव वाले को। O अगर पॉजिटिव है तो चलो कोई एंटीजन आ भी सकता है, लेकिन O नेगेटिव वाला कोई भी एंटीजन बर्दाश्त नहीं करता। अभी हम आगे पढ़ेंगे RH पॉजिटिव RH नेगेटिव तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो आई एम डन विद दिस ABO ग्रुपिंग। ओके, तो अब हम देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब है यार, मान लो किसी को ब्लड की ज़रूरत है, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है किसी भी डिजीज़ में, ठीक है, किसी ट्रॉमा की वजह से, तो क्या होगा, सबसे पहले तुमने सुना होगा ना, जब भी किसी को ब्लड चढ़ाना होता है तो हम उसके क्लोज रिलेटिव को ढूंढते हैं, कि कोई सिबलिंग हो गया या मम्मा पापा हो गए, उसका ही ब्लड क्यों ट्रांसफ्यूज किया जाता है। उसका रीज़न समझो, मान लो एक पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, अब हमने क्या किया कि गलती से B ब्लड ग्रुप वाले बंदे का ब्लड हमने A ब्लड ग्रुप वाले बंदे में चढ़ा दिया। अब ध्यान से सोचो, जो बंदा A ब्लड ग्रुप वाला है उसमें एंटीजन A होगा और उसकी बॉडी में एंटीबॉडी B प्रेजेंट होगी। जब हमने B ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड डाला तो हुआ क्या, एंटीजन B गई और एंटीबॉडी A गई, है ना।
अब ये जो एंटीजन बी गई है उसके लिए एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए वाले बंदे में बैठी हुई है ना, एंटीबॉडी बी, वो क्या करेगी, इस एंटीजन को मार देगी, है ना। और जो एंटीबॉडी ए इधर से गया है इसमें, उसके लिए ठीक ये एंटीबॉडी बी ए जो है वो जा करके ए ब्लड ग्रुप वाले का जो एंटीजन है, एंटीजन ए, उसको मार देगी। समझ रहे हो? तो इसलिए हम रॉन्ग ब्लड नहीं डाल सकते। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, एंटीबॉडी ए अटैक्स द आरबीसी विद एंटीजन ए। इसकी जो एंटीबॉडी ए है ये उसके ए एंटीजन को मार देगी और क्या करेगी, आरबीसी की पूरी डिस्ट्रक्शन कर देगी। आरबीसी की क्लम्पिंग भी हो जाएगी। क्या होता है, जब कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है तो बहुत सारे आरबीसी से आपस में आकर के चिपक जाते हैं, इकट्ठे हो जाता है, उसको हम कहते हैं क्लम्पिंग। फाइन, सेम वही चीज मैंने लिखी, एंटीबॉडी बी ऑफ द रिसिपिएंट अटैक द डोनर आरबीसी विद एंटीजन बी। अब जो आपका जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी बी है ना, तो जब इससे एंटीजन बी जाएगा तो उसको मार देगा। दैट्स इट। अब यहाँ पे हम देखते हैं आरएच ग्रुप पे। देखो यार, जब भी जो ब्लड ग्रुप होता है ना, हम बोलते हैं ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होता है वो भी एक एंटीजन है। वो कौन सा एंटीजन होता है, आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन हमने सबसे पहले डिस्कवर किया था रेहेसस मकाका मंकी से, ठीक है। आरएच एंटीजन जो होता है, कोई भी एंटीजन क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन को हमेशा एक जीन कोड करता है, ठीक है। तो आरएच एंटीजन को भी एक जीन कोड करेगा जिसका नाम है आर जीन या डी जीन, दोनों ही, ठीक है, सेम चीज है। होता क्या है, जिन भी लोगों में आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं कि आरएच पॉजिटिव पर्सन है, और जिनमें नहीं होता है उनको हम बोलते हैं आरएच नेगेटिव पर्सन। फाइन, अब यहाँ पर देखो जो आरएच पॉजिटिव बंदा है, आरएच पॉजिटिव मतलब कोई एंटीजन है, वो हो जाएगा हमारा डोमिनेटिंग जीन। डोमिनेटिंग जीन का क्या मतलब है, मान लो आपका आर जीन हमने लिया, उस पर डी एलेस है, तो हमने डी को डोमिनेटिंग मान लिया है और आर को रिसेसिव मान लिया है। अगर कोई पर्सन है उसका आरडी जीनोटाइप है तो वो आरएच पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि आरडी होमोजाइगस है। फाइन, अगर आरडी और आर है, ठीक है, यहाँ पे ये रेसेसिव है आर वाला, लेकिन क्या है, डी वाला तो डोमिनेटिंग है ना, तो उसकी वजह से ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा। हेट्रोजाइगस का क्या मतलब है, दो अलग एलिलिक फॉर्म्स है किसी जीन पर। फाइन, अब आरएच नेगेटिव देखो, जैसी बात है आरएच नेगेटिव मतलब कि उसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है। तो कब प्रेजेंट नहीं होगा, जब उसका जीनोटाइप आर होगा, होमोजाइगस। फाइन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो यार, मान लो कोई फादर है और कोई मदर है, फादर का आरएच पॉजिटिव है और मदर भी आरएच पॉजिटिव ही है, अगर आरडी आर है, ठीक। तो अगर हम इसका क्रॉस कराएंगे तो हम बच्चे में देखते हैं क्या होगा, ठीक, ये वाला भी इससे क्रॉस करेगा तो यहाँ आरडी आर बनेगा, ये वाला ऐसे यहाँ, और ये वाला भी इससे क्रॉस करेगा आरडी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आरडी 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 आर आरडी आर आरडी आरडी, यहाँ पे ये दोनों डोमिनेटिंग है, होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। मतलब कि 100% चांसेस है कि जो बच्चा होगा वो आपका आरएच पॉजिटिव ही होगा। फाइन, अब यहाँ पे देख लो, अगर दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस हैं लेकिन आरएच पॉजिटिव है, तो अगर यहाँ पे हम क्रॉसिंग कराएंगे, आरडी आरडी बनेगा, आरडी आर आर, यहाँ पे आप ले आओ, आरडी आर आर हो जाएगा। फाइन, और यहाँ पे ये, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला सिर्फ होमोजाइगस है, मतलब 25% चांसेस है कि जो बच्चा होगा उस पर वो आरएच नेगेटिव होगा। फाइन, और आरडी आर आरडी 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 और आर आर, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि 75% जो बच्चे होंगे वो आपके आरएच पॉजिटिव होंगे और 25% आरएच नेगेटिव होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आरएच ग्रुपिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आई थिंक समझ आ ही गया होगा। तो अभी तक हमने आरएच एंटीजन के बारे में पढ़ा था, एक बार और थोड़ा सा देख लो यार, एक बार बता देती हूँ। मान लो किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए क्यों है, क्योंकि उसके आरबीसी के सरफेस पर दो एंटीजन प्रेजेंट है, एक तो ए एंटीजन है, ठीक, और एक आरएच पॉजिटिव एंटीजन है, तभी उस बंदे का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। फाइन, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता क्या है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है मम्मा और बच्चे के बीच में। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, देखो मान लो कोई लेडी है, ठीक है, उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई है और उसका ब्लड ग्रुप जो है वो आरएच नेगेटिव है मदर का, ठीक, और फीटस का जो ब्लड ग्रुप है वो आरएच पॉजिटिव है।
अब होता क्या है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर और फीटस के बीच में प्लेसेंटा होता है, जिसकी वजह से जो फीटस का ब्लड है वो मदर के ब्लड में मिक्स नहीं हो पाता है। लेकिन जब पार्चुरेशन होती है और जब प्लेसेंटा को काटा जाता है तो होता क्या है, फीटस का आरएच पॉजिटिव ब्लड जो है वो थोड़ा सा मैटरनल ब्लड में, मतलब कि मम्मा के ब्लड में चला जाता है, जिसकी वजह से जो मदर की बॉडी होती है वो इस आरएच पॉजिटिव ब्लड के लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। अब होता क्या है कि मान लो उसी लेडी को फिर से सेकंड प्रेगनेंसी हुई और सेकंड प्रेगनेंसी में भी जो सेकंड फीटस है उसका भी जो ब्लड ग्रुप है वो आरएच पॉजिटिव है। तो अब होगा क्या, जो ब्लड आ रहा है, जो फीटस का ब्लड है, सेकंड फीटस का ब्लड है, उसके लिए तो मदर की बॉडी में एंटीबॉडी पहले से बनी हुई है। तो होता क्या है कि जो मदर की बॉडी में एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके चली जाती है और फीटस के आरबीसी को रप्चर कर देती है और उस सेकंड प्रेगनेंसी वाले बच्चे को सेवियर एनीमिया हो जाता है। ठीक, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक, तो इसके लिए किया क्या जाता है, जब भी ऐसी लेडी होती है जिसका जो ब्लड ग्रुप है फीटस का आरएच पॉजिटिव होता है, मदर का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव होता है, तो एट द एंड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर उस लेडी को हम एंटी आरएच एंटीबॉडी दे देते हैं, जिसको रोहगम कहते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर या ड्यूरिंग पार्चुरेशन हम दे देते हैं, जस्ट आफ्टर द पार्चुरेशन उसी टाइम पे दे दिया जाता है, ताकि हम इस केस को बचा सके, मतलब कि इरेथ्रोब्लास्टिक फिटोलिसिस ना हो, जिसको हम हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते हैं। इरेथ्रोब्लास्टिक फिटोलिसिस क्यों बोलते हैं? इरेथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, ब्लास्टिक का मतलब, ब्लास्टोसिस का मतलब रप्चर हो जाना आरबीसी का। ठीक, और फीटस का आरबीसी रप्चर हुआ है, इसलिए इसको इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिसिस कहते हैं, ऑल्सो नोन एज हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। फाइन, दिस इज द होल केस। पहले तो याद रखना है, इसमें बहुत डिफिकल्टी होती है कि फीटस का ब्लड ग्रुप क्या था और मदर का क्या था। ठीक है, और एंटी आरएच एंटीबॉडी कब दी जाती है। फाइन, सो नाउ वी विल सी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, जब आपको चोट लग जाती है उसके बाद आपने देखा होगा कि यार वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है उस जगह, तो वो कैसे होता है। देखो यहाँ पे ब्लीडिंग टाइम लिखा है मैंने। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है कि मान लो तुम्हें चोट लगी तो कितना टाइम लगा क्लॉट बनने में। ठीक है, उस ब्लीडिंग को स्टॉप होने में नेचुरली कितना टाइम लगा, दैट इज योर ब्लीडिंग टाइम विच इज 3 to 6 मिनट, याद रखना है। ठीक, अब होता क्या है, ड्यूरिंग इंजरी इफ द ब्लड वेसल रप्चर टू सीज एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड ब्लड लॉस, अ थिन मेश लाइक क्लॉट इज फॉर्म विच इज मेड ऑफ फाइब्रिन। वही चीज, मान लो आपको कोई इंजरी हुई, कोई चोट लगी, ठीक है, कट लग गया, बहुत सारा ब्लड बह रहा है, तो उस ब्लड को बहने से रुकने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है, दैट इज ब्लीडिंग टाइम। और कभी नोटिस किया होगा कि जब कट लग जाता है तो वहां पे ऐसा जाले सा कुछ बन जाता है, ठीक है, मैश लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, फाइब्रिन। ठीक है, जिससे आपका क्लॉट बनता है। फाइब्रिन क्या होता है, रेडिश ब्राउन स्कम, मतलब रेडिश ब्राउन कलर का वहां पे स्कम फॉर्म हो जाता है। फाइन, वो होता क्या है, कोई आपसे पूछे कि भैया फाइब्रिन में एक्चुअली है क्या, तो वहां पे प्लेटलेट्स और डेड आरबीसीज होती हैं, आपके प्लेटलेट्स और आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक, डेड आरबीसीज, ओके, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं चोट लगेगी तो वहां के आरबीसीज तो रप्चर हो जाएंगे ना। अब वहाँ प्लेटलेट भागा जाता है क्लॉटिंग करने के लिए, तो वहां पे इसलिए प्लेटलेट और आपको डेड आरबीसी देखने को मिलता है। तो हम बात कर रहे थे ब्लड कोगुलेशन की। ब्लड कोगुलेशन इज अ कास्केड प्रोसेस। कास्केड कहीं भी वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है स्टेप वाइज प्रोसेस। स्टेप वाइज मतलब जब आपका ब्लड क्लॉट करता है तो वो एक प्रोसेस के थ्रू करता है। वो प्रोसेस क्या है, देयर आर 2 pathways इन ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक पाथवे, सेकंड इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है यार, मान लो कि आपकी कोई ब्लड वेसल, आपको चोट लगी, वहां के एंडोथेलियम ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगी। वो रप्चर हुई तो हुआ क्या, तो वहां पे प्लेटलेट रिलीज होगा, प्लेटलेट भागा जाएगा और प्लेटलेट क्या करेगा, आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन थर्ड रिलीज करेगा। ठीक, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन थर्ड रिलीज होगा और वो एक्टिवेट कर देगा थ्रोम्बोकाइनेज को। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिनेज फॉस्फोलिपिड और आपका फैक्टर 10 के साथ मिलकर के एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक, वो थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिर फिब्रिनोजन को एक्टिवेट कर देगा फाइब्रिन में। वही फाइब्रिन आपका वहां पे मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और ब्लड को बहने से रोकता है। फाइन, मतलब कि क्लॉट कर देता है। ठीक, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है जैसे कि बेसिकली एडीटी ऑक्सलेट और सिट्रेट जो होते हैं ये क्या करते हैं, कैल्शियम को रिमूव कर देता है। अगर कैल्शियम चला जाएगा तो ब्लड कोगुलेशन नहीं होगी।
फाइन। और कुछ जैसे जब सांप वाप भी काट लेता है तभी ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, तो क्योंकि जो स्नेक वेनम होता है और हिरोडीन भी होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता। कैसे नहीं कोगुलेट होने देता, ये क्या करता है, स्नेक वेनम और हिरोडीन, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट ही नहीं होने देता। ठीक, तो दिस इज बेसिकली आपका इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में कुछ नहीं है, वहाँ मान लो जहाँ पे चोट लगी वहाँ की टिश्यू डैमेज हो गए, तो वहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका जाएगा, विच इज अ प्लेटलेट। थ्रोम्बोप्लास्टिन गया, फिर वही वो एक्टिवेट करेगा थ्रोम्बोकाइनेस, प्रोथ्रोम्बिनेस, फॉस्फोलिपिड और फैक्टर 10 के साथ मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। फिर वो थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और वो जो फाइब्रिन है वो मेश लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा और ब्लड कोगुलेशन करवाएगा। This is all about the clotting of blood. This is how your blood clot. Fine. ठीक है. This is it for the today's lecture. If you like the video, give us a thumbs up, press the bell icon and subscribe my channel. And आपको लगता है कि ये videos आपको help कर रहे हैं, so please share with your friends. ये जो भी NEET aspirants हैं, और अपने questions और queries please ask me in the comment section. ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहो. I think ये just 8-9 महीने बच्चे हैं, ये टाइम भी बहुत होता है। अगर आप अभी भी बायो पढ़ना शुरू करेंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। बस एक चीज़ याद रखना है, कंसेप्ट वाइज पढ़ते रहना है।